आप बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसको सुना और यकीनन कहीं न कहीं ये वर्ड ऑफ माउथ ही है, जो जाने किसके लिए आसानी का सबब बन जाए। डॉक्टर रिज़वान साकिब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब मैं आपका माइक ओपन कर रही हूँ, आप प्लीज़ या आप अगर वेट कर सकते हैं तो डॉक्टर साहबा के सेशन के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन इकट्ठे कर लेंगे। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है जी, डॉक्टर रिज़वान साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी। जी, डॉक्टर रिज़वान आप शायद वो बार-बार होल्ड पे जा रहे हैं। उनको माइक अनम्यूट नहीं करना है या कोई वजह है। तो हम मेरा ख़्याल है क्वेश्चन आंसर सेशन हम बिल्कुल लास्ट में डॉक्टर साहिबा के बाद जो है वो हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वन्स अगेन। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइला असद। आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपने इतना अरसा बहैसियत उस्ताद जो है वो पढ़ाया, लेकिन ना सिर्फ उस्ताद की हैसियत से, एक ट्रेनर की हैसियत से और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हुए आपने लोगों को कितने इश्यूज़ के बारे में जो है वो आगाही फराहम की और आज इस मौका पर जहाँ पर हमने थैलेसीमिया की बात की, वहाँ नफ्सियाती तौर पर इसका इलाज और जो कॉम्प्लिकेशंस इंसान के दिमाग में चल रही होती हैं, जो मसाइल इंसान के दिमाग में चल रहे होते हैं, उनको किस तरह से जो है वो हम क्या कहते हैं बेहतर बना सकते हैं, उससे किस तरह से कोप कर सकते हैं कि इन सब के बाद हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। इंसान के अंदर अपने बच्चे को लेके डेथ एंजाइटी का फैक्टर आना शुरू हो जाता है। तो इन सब से किस तरह से कोप अप किया जा सकता है और इस बीमारी के साथ किस तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आया जा सकता है। डॉक्टर शुमाइला असद हमारे साथ मौजूद हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल साइकोलॉजी लाहौर कैंपस की। मैडम ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अलीना। एम आई ऑडिबल? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब आई रिक्वेस्ट कि आप अगर स्क्रीन आपकी तरफ से शेयर हो रही है तो प्लीज़ उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि डॉक्टर साहब अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकें। थैंक यू। अलीना मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ। आई विल गो टू डिस्कशन। ओके मैम, ओके। ठीक है। मैंने कैमरा तो ऑन किया है मगर मेरा ख्याल है मेरी स्क्रीन पे तो ब्लैकआउट आ रहा है। व्हाट जी, अबाउट आपकी स्क्रीन, आपकी तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आ रही है हमें। तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, तो चलें, नो प्रॉब्लम। हम इसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपकी एक बहुत ही फ्रूटफुल किस्म की गुफ्तगू थी और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी एफर्ट्स को और यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह से आपने इस फील्ड में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम किया है और यकीनन आपकी एक लाइफ टाइम रिसर्च का ये निचोड़ है जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया। और ये एक ऐसा मामला है जो काफ़ी थ्रेटनिंग है माँ बाप के लिए। उनके बच्चों की जो हालत होती है थैलेसीमिया के, वो यकीनन उनके लिए बहुत तकलीफ का बायस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम, क्योंकि हम फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, फैमिलीज़ ऑफ थैलेसीमिया चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है। डिफरेंट रिसर्चेस जो हैं वो कोट करती हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कि इनके माँ बाप में डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज़्यादा होती है। बिकॉज वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो जगल कर रहे होते हैं, अपने बच्चे के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और फिर उन्हें पता नहीं होता कि उनके बच्चे की कितनी ज़िंदगी है और फिर जो उसके सामने, उनके सामने अपने बच्चे की जो तकलीफ है वो भी उनके सामने होती है। जो रिसर्चेस बताती हैं कि बाप को एंजाइटी और डिप्रेशन जो मेजर की गई वो कंपैरेटिवली मदर्स की निस्बत कम थी और मदर्स में 71 to 79% जो है वो डिप्रेशन मॉडरेट और सीवियर लेवल पे आइडेंटिफाई की गई है। अब ये डिप्रेशन जो है
ये बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये सुइसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ भी ले जाती है। वजूहात तो बड़ी ऑब्वियस हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये बीमारी क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस कितनी मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है इस बीमारी से मीट करना और बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और फिर उन्हें ये पता नहीं है, एक अनसर्टेनिटी है कि बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, उसकी कितनी ज़िंदगी है, ये सब उनके सामने बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है। उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, खाना पीना, ज़ाहिर है जब आपका बच्चा आपके सामने तकलीफ में है तो आप किस तरह से रिलैक्स रह पाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने भी इंडिकेट की कि उनके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करना उनके लिए कितना मुश्किल है कि बार बार ब्लड अरेंज करना और फिर वो उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर करना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। अब फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि आपका फैमिली साइज क्या है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी भी ज़रूरियात हैं, उसमें कुछ नॉर्मल भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत तकलीफ़देह बन जाती हैं। इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो इनमें देखी गई है वो स्पाउसल रिलेशनशिप है। आपस के ताल्लुकात मियाँ-बीवी के। वो क्यों ख़राब होते हैं? वो इसलिए कि दोनों बैलेंस नहीं कर पाते बच्चे की केयर में। ज़ाहिर है माँ घर होती है, उसने सारा दिन बच्चे को देखना है, उसने उसकी हर चीज़ पे नज़र रखनी है, वो ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। लेकिन हस्बैंड पर भी उतना ही कंस्ट्रेंट है कि उसने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, बच्चे की जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, उसके लिए रिसोर्सेज जमा करने हैं। तो एक ये टेंशन और फिर एक थोड़ा-सा ब्लेम गेम भी चलती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, और एक और चीज़ जो आती है वो गिल्ट भी है। क्योंकि अगर पेरेंट्स में थैलेसीमिया की टेंडेंसी मौजूद थी या उनमें पाई जाती थी, आपको अभी डॉक्टर साहब ने उसके फिगर्स भी दिए हैं कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं, तो एक पेरेंट्स जो हैं वो गिल्ट में भी आ जाते हैं। और मोस्टली ये देखा गया है कि माएँ जो हैं बच्चों की वो ज़्यादा गिल्ट में आती हैं कि उनकी वजह से बच्चे को ये सारी एग्नी जो है वो टॉलरेट करनी पड़ रही है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर मेडिकेशन के लिए उनको बार-बार जाना आना, अच्छा साइको सोशल प्रॉब्लम भी बहुत नज़र आते हैं कि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं, लोगों को फेस करते हुए थोड़ा-सा घबराते हैं, और फिर अपने बच्चे की बीमारी की वजह से, उसको टाइम देने की वजह से वो फैमिली से भी थोड़ा कट जाते हैं, वो डिफरेंट जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनको अटेंड नहीं कर पाते। एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये भी है कि वो उस स्टिग्मा की वजह से भी आइसोलेटेड हो जाते हैं और अपनी जो सोशल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर देते हैं। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक जो स्टिग्मा का आंसर है वो बहुत ज़्यादा है। हम किसी को जीने नहीं देते। हमें अगर नज़र आ रहा है कि बच्चा एक वीक है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस फ़र्क हैं, या उनको ये खबर हो गई है कि इनका बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का मरीज़ है, तो उन्होंने ज़रूर क्वेश्चंस करने हैं। उन्होंने ज़रूर उनको और ज़्यादा डिप्रेशन में डालना है। और ये जो स्टिग्मा है, अभी जैसे प्रोफ़ेसर सर ने कहा कि वो अपने बच्चों को थैलेसीमिया के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते। तो बच्चे के लिए जितना स्ट्रेसफुल होता है अगर वो स्कूल जा रहा है और वो सारी एग्नी लेके आता है घर, अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, तो माँ-बाप और ज़्यादा अज़ियत में चले जाते हैं। तो ये जो जजमेंटल रवैया है हमारी सोसाइटी का, ये भी उनके लिए तकलीफ का बायस बनता है, जो उनकी स्ट्रेस में इज़ाफ़ा करता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने हाइलाइट की हैं कि बच्चे की केयर, उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेंटेनेंस, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स, आपस के ताल्लुकात का ख़राब होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेरेंट्स के लिए बहुत तकलीफ़देह होती हैं। और ये सब जगल करते-करते, इन सब चीज़ों से
अब ये जो डिस्टरबेंस है ये पेरेंट्स की हेल्थ को भी खराब करती है, खास तौर पे माँ की हेल्थ को। उसके सोने जागने के टाइमिंग्स, उसका खाना पीना, सब कुछ बदल जाता है क्योंकि उसे हर वक्त बच्चे की देखभाल करनी है। और ये सारी चीजें इमोशनली, फिजिकली इनको तकलीफ में रखती हैं। इसमें भी बहुत से रिसर्चेस हुई कि इनको किस तरह की हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है या इनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं सजेस्ट करूँगी, एक तो ये कि आमतौर पर हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि औलाद और माल हमारे लिए आजमाइश है। और अगर हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर जो आजमाइश हम पे डाली गई है उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं, अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो हम एक पॉजिटिव होपफुल एटीट्यूड के साथ करेंगे, तो यकीनन अल्लाह की मदद उस तवक्कल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे अंदर एक बिकॉज जब हम हेल्थ की बात करते हैं या डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करते हैं तो हम फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बीइंग मुस्लिम हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है डेवलप होना, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। हम लोग अपनी जो अल्लाह पे हमारा एक ईमान है, एक हमारा अल्लाह पे भरोसा है, तवक्कल है, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग ये समझते हैं कि बीमारी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है और ये ब्लेसिंग भी होती है कि ये हमारे गुनाहों को कम करती है, तो उनके अंदर फिर एक कंटेंटमेंट आ जाती है, फिर वो डिप्रेशन की तरफ नहीं जाते, फिर वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं, फिर वो अपनी एफर्ट्स डालते हैं अपने बच्चे की देखभाल में। अभी डॉक्टर साहब ने अपने बच्चे की मिसाल दी कि इतने डिप्रेशन में जब इन्होंने खुद से ये सोचा, अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह से दुआ की और ये अपने बच्चे के इलाज में लग गए, तो अल्लाह ताला ने उसमें शिफा डाल दी। तो हम भी अगर एक तवक्कल के साथ, एक भरोसे के साथ अल्लाह ताला की दी हुई आजमाइश को एक्सेप्ट करते हैं और एक पॉजिटिव और प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ हम उसको डील करते हैं, तो हमारी स्ट्रेस भी कम होती है, डिप्रेशन भी कम होती है। क्योंकि डिप्रेशन तो वैसे ही एक मुसलमान के लिए जायज़ ही मैं तो नहीं समझती, क्योंकि अगर हम एक अच्छे मुसलमान हैं तो कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें हमें डिप्रेस होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की रीजनिंग कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से हमें हर तरह के हालात के लिए आगाह भी कर दिया है और उसका हल भी बता दिया है। तो फिर हमारे लिए जब हम ये समझते हैं कि अल्लाह की दी हुई चीज़ जो है वो कब अल्लाह के पास जानी है, ये अल्लाह ही जानता है, कितनी ज़िंदगी है हमारी ये अल्लाह ही जानता है, ना हम अपनी मर्जी से आते हैं और ना हम अपनी मर्जी से जाते हैं। तो अगर एक ये एटीट्यूड हम डेवलप कर लें तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा वो हमें प्रोएक्टिव भी करेगा और हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करने की तौफीक भी अता करेगा। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सोशल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं फाइनेंशियल की तो बात कुछ डॉक्टर साहब ने भी कर दी कि किस तरह उनको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं और उस मैनेजमेंट में वो कितना स्ट्रेस में आ जाते हैं वो, क्योंकि हर इंसान 10,000 रुपया हर विजिट पे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसे हालात में इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, सोशल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। उसमें अगर ऐसे पेरेंट्स ज़ाहिर है जिनके रिसोर्सेज कम हैं, वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए हमारा एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो एक हमारी पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजी है। अगर हमारे ऊपर एक आजमाइश, एक प्रॉब्लम आ गई है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पांव छोड़कर बैठ जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम एंशियस रहें, हम हर वक्त
उसका रोना रोते रहें, बल्कि उसके लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है वो अडॉप्ट करना है कि अब ये मसला आ गया है, अब इसका हल क्या है, आपने उसकी तरफ जाना है। तो जो पेरेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं वो यकीनन एक कंटिन्यूटी के साथ, एक भरोसे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है, बिकॉज सोशल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ दिन रात जाग रही है, बच्चे की केयर टेयर कर रही है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो अगर फैमिली उसको सपोर्ट करती है तो उसका हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो अकेली जगल कर रही है तो वो कब तक करेगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये भी देखा गया है कि ऐसी माओ में जिनको सोशल सपोर्ट नहीं होती और जिनके लिए फैमिली जो है वो कोई हेल्प नहीं कर रही होती, वो सुइसाइडल टेंडेंसीज की तरफ भी चली जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई वे आउट नहीं होता, ना उनकी अपनी इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो इन सारी सूरत हाल को फेस कर सके या अपने बच्चे के लिए कुछ कर सके। तो वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में आके वो सुइसाइड के बारे में भी सोचना शुरू कर देती है। अच्छा, कोपिंग स्ट्रेटेजीज की बात मैं कर रही थी, तो सबसे पहली बात जो मैंने की वो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रवैया प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आप मैनेजमेंट की तरफ जाओगे, आप फाइनेंसिस की मैनेजमेंट करोगे, आप टाइम की मैनेजमेंट करोगे, और इससे आपकी फैमिली में जो एक बैलेंस है वो कायम हो जाएगा। हम छोटे छोटे काम जो हैं वो अपने फैमिली वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे एक बच्चे की मैनेजमेंट का बोझ जो है वो सिर्फ एक पेरेंट पे नहीं पड़ेगा, बल्कि वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है या कोपिंग स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे साइको एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरेंट्स को जब नो हाउ नहीं होती तो वो ज्यादा परेशान होते हैं। अगर आप उन्हें साइकोलॉजिकली एजुकेट कर देते हो कि ये बीमारी क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसकी प्रेवलेंस क्या है, तो माँ बाप उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। फिर हम उनको उनकी केयर टेयर के बारे में भी गाइड कर सकते हैं। तो साइको एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जाहिर है उनको गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी, अगर उनको काउंसलिंग लेनी पड़े तो, बिकॉज इफ दे आर वेरी एग्जॉस्टेड, दे आर एंग्शियस, दे आर डिप्रेस्ड एंड दे हैव सुइसाइडल आइडिएशन, तो यकीनन उनको काउंसलिंग की जरूरत है। तो उनको इस मामले में, अगर साइको एजुकेटेड, साइकोलॉजिकली एजुकेटेड हैं, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो फिर उनको वो हेल्प प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। कम से कम फैमिली में से कोई जो है वो इसका इनिशिएटिव ले सकता है। काउंसलिंग जो है वो उनको इस सिचुएशन को मैनेज करना सिखाएगी, उनको रियलिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज बताएंगी कि आपने किस तरह से चीज़ों को टाइम मैनेज करना है, आपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, आपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। व्हाट नेक्स्ट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आंखें बंद कर लेने से और एक्सेप्ट ना करने से प्रॉब्लम हल नहीं होता। सबसे पहले तो उसकी एक्सेप्टेंस, रियलिटी का एक्सेप्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर काउंसलर के पास जाती हैं तो उनको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जा सकती है, और वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है वो भी उनको बहुत हेल्प करेगी उनकी स्ट्रेस को कम करने में, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में जितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है, जितना उनको एक्सर्ट करना पड़ता है, जितनी वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, उसके लिए अगर वो रिलैक्सेशन या डीप ब्रीदिंग की तरफ जाएंगी तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। आखिर में मैं यही बात करूंगी कि सबसे बड़ी बात जो फैमिली के लिए एक मैसेज है वो ये है कि हम आमतौर पर इश्यूज पे बात नहीं करते, हम बात करना नहीं चाहते। अगर फैमिली बैठकर इस मसले पर बात करे, इसका हल सोचे,
इसको एक्सेप्ट करे कि जी ये अब हो गया, अब इसका फैसला क्या करना है, अब इसको मैनेज कैसे करना है, अब इसको लेकर आगे कैसे चलना है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मसलन फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं, सिबलिंग्स हैं, अगर सिबलिंग्स बड़े हैं तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर घर में कोई एक्सटेंडेड फैमिली मौजूद है तो वो हेल्प कर सकती है। पेरेंट्स आपस में अपनी ड्यूटीज जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, जो बाहर के करने वाले काम हैं, जो घर के करने वाले काम हैं। तो अगर फैमिली बैठकर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज से उन्हें हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें मैं एक बार फिर कहूंगी कि हमें जब हमारे ऊपर कोई भी आजमाइश आती है तो सबसे पहले हमें इसको एक्सेप्ट करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, उसको फेस करने की हिम्मत जुटाना, प्लान करना और फिर उस पे उसकी प्रैक्टिस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये समझ जाते हैं कि तकलीफ अल्लाह की तरफ से आती है, हमारे लिए आजमाइश है और हमने इस आजमाइश में पूरा उतरना है, अल्लाह की रजा में राजी होना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो फिर हमें उस डिप्रेशन, एंग्जाइटी उस तरह से फेस नहीं करनी पड़ेगी जैसे कि आम तौर पर हम एक इग्नोरेंट होने की वजह से करते हैं। देखें, शहरों में तो फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मौजूद है, बहुत से इदारे उनकी एक्सेस में भी हैं। डिस्टेंसेस गांव की निस्बत, एक गांव से एक फैमिली को अगर रोज लाहौर आना पड़ रहा है या हर माह आना पड़ रहा है या 2 महीने बाद या साल में 3 दफा या 4 दफा, तो यकीनन उनके लिए एक हैसल है और उनके लिए प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ अब एजुकेशन की वजह से पेरेंट्स भी काफ़ी मैं समझती हूँ कि उन्हें अवेयरनेस है और वो तलाश करते हैं ऐसे इदारे, मगर अभी भी स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे की बीमारी की वजह से अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी, जब आप खुद एक डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आप बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो तो यही समझेगा ना कि मैं के लिए एक मुसीबत हूँ। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी एक पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट के लिए, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल करें। तो अगर आप उसका इलाज करवा रहे हैं तो उस पर एहसान ना करें, आप उसकी उस तकलीफ को अंडरस्टैंड करें। बिकॉज होता ये है कि बाज़ औक़ात माएँ जो जहालत का शिकार फैमिलीज होती हैं वो तंग आकर बहुत से ऐसे अल्फाज बोल देती हैं जो बच्चों को डिप्रेशन में डाल देते हैं। हम तो नॉर्मल बच्चों के साथ बहुत कुछ कर जाते हैं, तो जो खास तौर पर प्रॉब्लम के साथ बच्चा होगा, किसी डिसेबिलिटी के साथ होगा, किसी डेफिशिएंसी के साथ होगा, तो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उनको, और उस सिलसिले में वो अपने रवैयों को भी बाज़ औक़ात बहुत क्रूड कर लेते हैं। तो मेरा मैसेज यही है ऐसी फैमिलीज के लिए कि अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश को एक्सेप्ट करें, रियलिटी जो है वो एक्सेप्ट करें, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने रिलेशंस को आपने कैसे ठीक रखना है। अगर मियाँ बीवी आपस में ही कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे तो वो बच्चे का इलाज क्या करवाएंगे, और उस गिल्ट और उस एग्नी से बाहर निकल आए। बिकॉज अब जो हो गया वो तो हो गया। अभी जो डॉक्टर साहब ने भी मैसेज दिया कि आगे की सोचें, अब सोसाइटी को आगे की सोचनी है कि आइंदा के लिए ख्याल करें कि शादियां करने से पहले इस तरह के टेस्ट जो हैं वो जरूर करवा लें, ताकि हम और मरीज बच्चे पैदा ना करें,
हम सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी जो है उसकी तरफ जाएं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि फैमिलीज जो हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकती हैं और फेस भी कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। एक बड़ा अच्छा सेशन और बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया कि इन मसाइल के साथ हम एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ किस तरह लौट सकते हैं और किस तरह कोप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। दोनों स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उसको लेके चल सकते हैं। डॉक्टर रिजवान अगेन हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा असल में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं डॉक्टर गुलाम यासीन साहब से सवाल नहीं कर सका उस वक्त। तो शुमैला साहबा का मैंने जो लेक्चर सुना है ये तो एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरी फैमिली का इन्होंने इलाज कर दिया है। इनसे तो कोई सवाल नहीं है इस वक्त मेरे ज़हन में। अलबत्ता मेरे ज़हन में ये था कि डॉक्टर गुलाम यासीन साहब को चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता देते तो कुछ गाइडलाइन मिल जाती पेरेंट्स को भी और कुछ वालिदैन को भी, ताकि वो जो है उसके मुताबिक आगे चल सकते। जी डॉक्टर गुलाम यासीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर रिजवान साहब, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन माजरत के साथ, क्योंकि हम यहाँ बच्चों के साथ बैठे हैं और यहाँ किसी का क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ इतना ज़्यादा वो अफिलिएशन नहीं है। तो हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, अजराए मजाक की बात कर रहा हूँ, कि बांदर हाथ बंदूक दोगे तो वो जो तबाही फेरेगा उसका जिम्मेदार कौन होएगा। तो ऐसा नहीं है, मेडिसिन बहुत सारी हैं। हमारी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है साल्ट है, कैल्शियम फास्ट। आप सुन रहे हैं डॉक्टर साकिब? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। इसी तरह हमारी एक मेडिसिन है लेसिथिनम, जो हम एग लेसिथिनम बनवाते हैं और इट कॉस्ट टू मच। हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन यहाँ क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं था मेडिसिन को डिस्क्राइब करने का। अगर आप किसी वक्त कोई, बल्कि मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, ये यंग जनरेशन है और जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमें आइंदा आने वाले वक्त में बहुत कुछ करना है। और मैं यहाँ बताता जाऊँ कि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर इस चीज़ का जो जिम्मेदार है वो माँ को ठहराया जाता है। हमारे पास बहुत सारी माएँ बेचारी आती हैं, उनको बाप उनका बच्चे का मारता है, पीटता है, उसको जिम्मेदार ठहराता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है, डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ लाएं। हमारा कैंप है 5 जून को, तो वहाँ आके थोड़ी सी काउंसलिंग भी इनकी करें और वहाँ पे हम आपको फाइल्स भी दिखा देंगे, कुछ मेडिसिन भी इंशाल्लाह डिस्क्राइब कर देंगे। होप सो आपको जो है ना वो खुशी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके लिए क्लैपिंग बहुत सारी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान। हमारे साथ अमीन रजा मुगल मौजूद हैं, डस्का से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो शायद कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर अमीन रजा मुगल, आपका जो सवाल है वो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, सवाल तो ऐसा कोई भी नहीं है। मैंने बड़ा अच्छा सेशन आपका लेना हुआ। दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे अंदाज से जो है ना वो ब्रीफिंग भी दी और अवेयरनेस भी दी। तो मैं ऑलरेडी आप जो मुझे न्यूज़ वगैरह भेजती हैं मैं लगा देता हूँ। मैं प्रिंट मीडिया के साथ भी अटैच हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ भी। मैं चाहूँगा एक और चीज़, जिस तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि कोई एक लेक्चर जो है ना इनका अवेयरनेस पे और मोटिवेशन पे जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जो करे, और जो फंड्स रेजिंग के लिए भी, उसके लिए वो कोई एक लेक्चर रिकॉर्ड करें, वो मुझे भी दें। मैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, सोशल मीडिया के जहाँ भी हो सकता है मैं उनको जो है ना वो शेयर करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले। और मैं डस्का से हूँ, चूँकि डस्का एक छोटा शहर तहसील है तो आप लाहौर में है, तो मैं अपने इलाके में, अपने एरियाज़ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको शेयर कर सकता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमीन रजा।
मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन इसकी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और जिस तरह उन्होंने बात की कि डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ऐसे लोगों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मैं बताती चलूँ कि रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल हमारे जो साइकोलॉजी के हमारा जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हमने बाकायदा तौर पर सेशंस का आगाज़ किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं और मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, उनके काउंसलिंग सेशन जो है वो यहाँ पर करते हैं, ताकि किसी न किसी तरह से उनकी जो है वो हेल्प की जा सके। और बाकी डॉक्टर साहब की जो फील्ड है, जिस तरह वो लेके चल रहे हैं, वो भी यकीनन उनकी जो है वो खिदमत काबिल तारीफ है। किसी का और कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है। हम उसके लिए माइक जो है वो ओपन कर देंगे। आपको थैलेसीमिया के हवाले से या इसकी कोपिंग स्किल के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ये अवेयरनेस का मंथ है, तो इसके लिए हम हैशटैग्स यूज कर रहे हैं। मैंने ये हैशटैग्स जो डॉक्टर साहब ने बताए थे, मैंने वो रिटन फॉर्म में हमारी चैट बॉक्स में भी लिख दिए हैं। आप लोगों को आज के लेक्चर से जो भी चीज समझ आई है या आप लोग चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे, तो 1-2 लाइंस लिखकर अपने सोशल मीडिया पर उन हैशटैग्स के साथ जरूर पोस्ट करें, जिसमें थैलेसीमिया अवेयरनेस है, सेहर वेलफेयर फाउंडेशन है और RICPP है, ताकि हम इस चीज को मजीद जो है वो स्प्रेड कर सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दोनों स्पीकर्स का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। और रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल साइकोलॉजी इस तरह की अवेयरनेस सेशन हर महीने में 2 बार जो है वो कंडक्ट करवाती है। तो आप ये ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है, तो आप लोगों तक इसकी खबर जो है वो पहुंचती रहेगी। आइंदा कोई भी लेक्चर जो आप चाहते हैं या आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं इस बारे में कि आप जो है वो कोई चाहते हैं कि इस टॉपिक पर जो है वो हमारी तरफ से सेशन कंडक्ट किया जाए, तो आपकी सजेशंस हमारे लिए जो है वो मुफीद होंगी और हम उसको लेकर जो है वो ज़रूर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोनों स्पीकर्स का। हम आखिरी मेरा ख्याल डॉक्टर गुलाम यासीन की बात करना चाहते हैं, हम इनकी बात सुनेंगे और उसके बाद हम अपने सेशन का इख्तिताम करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर यंग जनरेशन है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पिरिट भी है काम करने की और इनको काम करना भी चाहिए। तो मैं चंद एक चीज़ें गुजारिश करूँगा कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में भेजा है, तो यकीनन ये मोहब्बत के लिए ही भेजा है, एक दूसरे की इंसानियत की भलाई के लिए भेजा है। और मैं यहाँ भी गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत हर जानदार करता है, मगर धोखा सिर्फ अशरफुल मखलूकात ही करता है। आप अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ किसी के साथ धोखा ना करें, बल्कि मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं। और ये याद रखें कि वक्त दिखाई नहीं देता, मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। जिस तरह उसने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया और मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल यू टर्न था और मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरा इंसानियत की भलाई के लिए मोड़ दिया। और आखिरी बात ये कहूँगा, हो सकता है कि जो आप होटलिंग करते हैं, जो आप खाना खाते हैं, आपके एक खाने का बिल एक थैलेसीमिया बच्चे की पूरे महीने की दवाई का बिल हो। खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ बात सुनी। मैडम अलीना आपका और डॉक्टर साहबा शुमैला साहब आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी सनीला कोई सवाल करना चाह रही हैं? यस मैम। जी अलीना, आर यू देयर? जी सनीला, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? जी प्लीज। जिस तरह डॉक्टर शुमाइला ने भी और डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने भी बताया कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनके अंदर तो हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जाहिर बात है स्टूडेंट्स के लिए सेशन करवाया गया, लेकिन जो लोग इसके पेशेंट नहीं हैं, और उसका डॉक्टर शुमाइला ने भी जिक्र किया कि लोग इसको एक समझते हैं, एक स्टिग्मा या टैबू समझते हैं, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बच्चों को वो अपने आसपास खेलने नहीं देते, लगने नहीं देते। तो इसमें यह है कि अगर ये अवेयरनेस का मंथ है तो इसमें कम से कम इस डिजीज के हवाले से ये चीजें थोड़ी सी शेयर की जाएं कि अगर ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज है तो इस हवाले से बताया जाए कि इससे खेलने से कुछ नहीं होता, और उन बच्चों का बताया जाए कि उनको खेलने से कोई नुकसान नहीं होता, या अगर स्कूल में वो सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे कि उनको ब्लड पैक्स लगने हैं, तो इस चीज के हवाले से थोड़ी सी अगर कोई चीज शेयर की जाए कि ये नॉन कॉन्टेजियस है और खेलने से या छूने से इसके स्प्रेड का कोई खतरा नहीं होता। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच सरीला, एक अच्छी सजेशन है और यकीनन डॉक्टर साहब की टीम इस पर काम भी कर रही है। और बाकी बहैसियत साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी की शोबे से ताल्लुक हमारा है, तो ये हम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इसकी अवेयरनेस और इसके ऊपर जो है, क्योंकि काउंसलिंग के उसमें आता है फ्लैग के नीचे कि हम लोगों को किस तरह से बता सकें कि वो उसके साथ कोप करते हुए एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। तो यकीनन हम इस पर काम भी बहैसियत साइकोलॉजिस्ट और बहैसियत स्टूडेंट हमें इस पर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।